हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जसन की बाहों में सिमटी अति उससे उसकी और उसके बच्चों की शिकायत कर रही थी और जसन उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। कैसे दो तोपे पैदा करके उसने सारा ब्लेम उसी पर डाल दिया। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और वो बस बोले जा रही थी। मयंक भाई से बात की क्या आपने? उसने अचानक से पूछा तो जसन ने मन में सोचा कि अभी तो सिर्फ तक्षक नाम का बम उस पर फोड़ा जा रहा है, जबकि असली तूफान आना तो बाकी है। जब वो तूफान मलेशिया से यहाँ आएगा तब क्या होगा? अब तो वो फिर भी अपनी बेबी डॉल को शांत कर लेता है, लेकिन फिर तो शांत करना तो दूर, अति चलती फिरती आग बन जाएगी जिसके सामने आने पर भी इंसान स्वाहा। उसे यूं सोचों में गुम देखकर अति ने एक बार फिर से पूछा, क्या हुआ आपको? कहाँ खो गए हैं आप? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। उसके सवाल से जसन एकदम से हड़बड़ा गया और बोला, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। बात हुई थी मेरी तुम्हारे भाई से, बस 2-4 दिन में ही तुम्हारा तूफान आने वाला है। उसका जवाब सुनकर अति ने उसे घूर कर देखा और बोली, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, अगर इस बार आपने उसकी साइड ली तो उसका तो छोड़िए, आपको मुझसे कोई बचा नहीं सकता। उसकी धमकी सुनकर ही जसन का मुंह उतर गया था। अब कैसे वो उसे और अपने छोटे तूफान को संभाले? दोनों के बीच में हमेशा महायुद्ध चलता रहता है और सारी गोलियां जसन के सीने पर आकर लगती हैं। अब छोड़िए मुझे, खुद तो बिजनेस से संन्यास ले लिया है, मुझे भी कुछ काम नहीं करने देते, बस सारा दिन मुझे परेशान करते रहते हैं। उसने बिस्तर से उठते हुए कहा। इस वक्त वो सिर्फ एक ब्लैंकेट में लिपटी हुई थी। अभी वो अपनी जगह से उठी ही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ, जिससे वो एकदम से डर गई। बेबी डॉल, आई एम हियर। दरवाजे के बाहर खड़ा तक्षक जोर से बोला तो वो और भी ज़्यादा हड़बड़ा गई और जल्दी से बिस्तर से उठी। इस वक्त उसने कुछ भी पहन नहीं रखा था और अब वो जसन को घूर कर देख रही थी। वो खुद भी परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता और औलाद भी ऐसी पैदा की है कि न जाने कब किस मौके पर आकर सिर पर बैठ जाए। इससे पहले कि तक्षक दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाए, वो जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भाग गई और बाथरूम का दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया था ताकि जसन अंदर ना आ सके। बेबी डॉल, प्लीज़ ओपन द डोर बेबी डॉल, वो एक बार फिर से बोला और उसी वक्त दरवाज़ा खुला। जसन ने दरवाज़ा खोला था और इस वक्त उसने सिर्फ बॉक्सर्स पहने हुए थे, तो उसे तक्षक ने एक नज़र ऊपर से नीचे देखा और फिर बोला, और डैडी। उसने उसे घूर कर देखा और बोला, मैं तुझे हर बार बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और बेटा तू मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रहा है। ओह एमपी, लगता है अभी अभी बेबी डॉल ने आपकी क्लास लगाई है, तभी आप मुझ पर फट रहे हैं। शुक्र कर एम्बी, अभी तक मैं ही फट रहा हूँ, अगर बेबी डॉल फटती तो तेरी फट जाती, जसन ने कहा। और उसकी बात सुनकर तक्षक एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, लगता है अच्छी क्लास लगी है आपकी। इतना कहते हुए वो अंदर आने लगा कि जसन ने उसे रोक दिया और बोला, बाद में आना। तक्षक ने उसे हल्का सा शरारती नज़रों से देखा और बोला, क्यों एमपी, ऑलरेडी मैं 4 घंटे बाद आया हूँ और इतना टाइम तो बहुत होता है ना यार, अब तो मुझे मेरी बेबी डॉल से मिलने दीजिए। उसी वक्त अति बाथरूम से बाहर आई तो तक्षक जसन का हाथ साइड कर जल्दी से उसकी तरफ चला गया और बोला, देखा आपने बेबी डॉल, कैसे मुझे एमपी आपसे मिलने नहीं दे रहे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे तो मुझे लगा कुछ ज़रूरी काम कर रहे होंगे। उसके कहने का तरीका और उसकी बातें दोनों बिल्कुल अलग थीं। बातें जहाँ मासूम थी, तरीका उतना ही शरारत भरा था। अति ने उसे घूर कर देखा और बोला, मुझे परेशान करना बंद कर और पहले यह बता कि कल रात से कहाँ गायब था तू, और अब ये मत कहना कि नया नया बिजनेस ज्वाइन किया है तो उसमें बिजी है। सब पता है मुझे आजकल ऑफिस में क्या हो रहा है। दोनों बाप बेटे को बिजनेस की तो कोई फिक्र ही नहीं है, बस सारा दिन अपना वक्त खराब करना है।
उसकी बातें सुनकर तक्षक ने जशन की तरफ देखा और ऐसा मुंह बनाया कि काश जशन के रुकने पर वो बाहर ही रुक जाता। एक बार फिर से उसकी बेबी डॉल से बिजनेस वूमैन बन गई और लंबे लंबे भाषण देने लगी। जशन भी उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, बेटा और लो मजे, अच्छे से लो, मुझे क्या। अचानक ही तक्षक ने अपनी जेब में से अपना फ़ोन निकाला और अपने कान से लगाते हुए बोला, ओह रियली, मीटिंग प्रीपोन हो गई है। ओके ओके, मैं अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। इतना कहते ही वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया तो अति बस उसे जाते हुए देखती रह गई। वो जशन की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन इसका फ़ोन तो बजा ही नहीं था, आपको आवाज़ सुनाई दी क्या? पर अब जशन क्या जवाब देता। उसने भी टेबल पर रखा अपना फ़ोन जल्दी से उठाया और अपने कान पर लगाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं अभी मेल चेक करता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी ही अपनी टी शर्ट पहनकर स्टडी रूम की तरफ चला गया तो अति बस उसे भी जाते देखती रह गई। ये दोनों बाप बेटे खुद को समझते क्या है? अब आना मेरे पास, फिर मैं तुम दोनों को बताती हूँ, उसने भी गुस्से से कहा। कुछ देर बाद अति किचन में खुद खाना बना रही थी। आजकल वो ज़्यादातर खाना खुद ही बनाती थी, उसे अच्छा लगता था। लेकिन तभी अचानक किसी ने आकर उसकी कमर पर अपने हाथ रखे और फिर अपनी बाहें उसके पेट पर लपेट कर अपना चेहरा उसके कंधे पर रख दिया तो अति मुस्कुराते हुए बोली, आ गई अपनी बेबी डॉल की याद। सॉरी ना बेबी डॉल, सुबह आप गुस्से में थी इसलिए भाग गया था, पर अब मैं सच्ची में आपको मनाने आया हूँ। तक्षक ने उसके गाल पर छोटी सी पप्पी देते हुए कहा तो अति मुस्कुराई, लेकिन फिर मुंह बनाते हुए बोली, पर मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तेरी बेबी डॉल तुझसे नाराज़ है। क्यों बेबी डॉल? तक्षक ने अब उसे कमर से थाम कर अपनी तरफ घुमाया तो अति ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, कल सुबह तुमने जो किया उसके बाद मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुम क्यों नहीं यह समझते कि अगर किसी ने हमारी चीज़ को छुआ है तो उसमें ना ही उस शख्स की गलती है और ना ही हमारी चीज़ बुरी हो गई, तो तुम क्यों इतना पॉजेसिव हो जाते हो? सॉरी बेबी डॉल, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात को नहीं मान सकता। आप जानती हैं मुझे नफ़रत है ऐसे लोगों से और उन लोगों की छुअन से भी, इसलिए मैं आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उसकी बातें सुनकर अति को बुरा लग रहा था। वो अब उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोली, ऐसे नफ़रत नहीं करते ना बच्चे, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पापा को। वो अभी इतना ही बोली कि एकदम से वहाँ पर जसन की आवाज़ गूंजी, एमपी, अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ। बट क्या हुआ एमपी? तक्षक ने जसन को इतने गुस्से में देखा तो हैरानी से पूछा, लेकिन जसन एक बार फिर से गुस्से से बोला, मैंने कहा अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ। तो तक्षक को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा और वही जसन को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर अति की सांसें सूखने लगी थी। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही जसन उसके पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बताने जा रही थी तुम एम्बी को? वो नज़रें चुराती हुई कुछ बोलने को हुई, लेकिन उसका नज़रें चुरा लेना ही बता रहा था कि वो तक्षक को क्या बताने जा रही थी। अब जसन ने उसकी तरफ उंगली की और बोला, आज के बाद अगर तुमने तक्षक को कुछ बताने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बेबी डॉल। क्यों आपको लगता है कि सच जानने के बाद वो मुझसे नफरत करेगा? अति ने पूछा तो जसन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तुम्हारे बच्चों पर शक हो सकता है बेबी डॉल, लेकिन मुझे नहीं। मेरी औलाद बिगड़ी हो सकती है लेकिन बेगैरत और बदकिरदार नहीं। शाम 7 बजे चंदाबाई का कोठा। मंगल आरजू के कमरे में आया जहां मन्नत और आरजू तैयार होकर बैठी थी। आज उन्हें मंगल के साथ बाहर जाना था। उसी वक्त वहां पर किसी की चूड़ियों और पायल की झनकार की आवाज़ आई तो आरजू और मन्नत एकदम से सहम गईं। कुछ पलों बाद भी उस कमरे के दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी जो पूरी तरह से सोने चांदी के गहनों से भरी हुई थी। वो मंगल को देखती हुई बोली, जा ले जा इन्हें, और हाँ, अच्छे से लेकर जाना। आज इन दोनों की बुकिंग यहाँ के सबसे महंगे होटल में है और कस्टमर भी बहुत रईस है। अगर इन दोनों में से कोई उसे पसंद आ गई तो रोज़ के लाखों मिलेंगे। क्या नाम बताया था आपने होटल का?
मंगल ने चंदा से पूछा तो चंदा ने जवाब दिया, द ताज पैलेस। वहीं दूसरी तरफ तक्षक अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था। एक ज़रूरी मीटिंग के लिए वो ऑफिस आया था। अभी वो अपनी गाड़ी में आकर बैठा ही था कि उसके फ़ोन पर निर्भय का फ़ोन आया। वो उसे द ताज पैलेस बुला रहा था। तक्षक का कहीं भी जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब निर्भय ने उसे फोर्स किया तो उसे हाँ बोलना पड़ा। इसलिए उसने गाड़ी घर की तरफ बढ़ाने की जगह द ताज पैलेस की तरफ बढ़ा दी। करीबन 8 बजे एक गाड़ी द ताज पैलेस के बाहर आकर रुकी और उसमें से मंगल, आरजू और मन्नत के साथ बाहर आया। इस वक्त उन दोनों ने ही साड़ी पहनी हुई थी और कुछ मेकअप भी किया हुआ था। वो उन दोनों को गुस्से से देखते हुए बोला, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो चंदाबाई तुम दोनों का क्या हाल ही करेगी, ये याद रखना। उसकी बात सुनकर मन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ज़्यादा से ज़्यादा जान ही ले लेगी ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। तेरी तो। मंगल गुस्से से दांत पीसते हुए मन्नत की तरफ बढ़ते हुए बोला, लेकिन तभी वहाँ पर 2 शख्स आए जो उस आदमी ने भेजे थे, जिनकी आज आरजू और मन्नत के साथ बुकिंग थी। उस आदमी को अपने सामने देखकर मंगल चुप रह गया, लेकिन उसकी घूरती हुई नज़रें मन्नत पर थीं। पर मन्नत के इरादे आज अलग ही थे। अगर आरजू को बचाने के लिए उसकी जान भी चली जाए तो भी उसे कोई गम नहीं, और आज वो आरजू को इस नरक से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देने वाली थी। उस आदमी के साथ वो तीनों अंदर चले गए और उनके जाने के बाद एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी आकर उनकी ही गाड़ी के साथ पार्क हुई, जिसमें से तक्षक बाहर निकला और फिर जल्दी से होटल के अंदर भी चला गया। तक्षक जैसे ही होटल के अंदर आया, बिना रिसेप्शन पर जाए लिफ्ट की तरफ चला गया और फिर सीधा उस होटल के टॉप फ्लोर पर बने सबसे आलीशान कमरे में आया जहां पर निर्भय था। ये होटल निर्भय राठौड़ के बिजनेस एम्पायर के ही अंडर आता था। अगर इस वक्त पूरी मुंबई पर किसी का राज था तो वो था जसन सिंह शेखावत, और अगर उसके बाद कोई दूसरा था तो वो था निर्भय राठौड़ के डैड संजय राठौड़। जैसे ही वो उस आलीशान कमरे के अंदर एंटर हुआ, कमरे में आती हुई तेज सिगरेट की स्मेल से उसका सिर एकदम से फटने लगा। लेकिन ये काम निर्भय का नहीं बल्कि अर्जुन का था, जो काउच पर बैठा कब से सिगरेट पी रहा था। तक्षक ने निर्भय को घूर कर देखा और बोला, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? मैंने नहीं बुलाया, निर्भय भी चिढ़ते हुए बोला और फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला, इसे दौरे पड़ रहे हैं, इससे पूछ। उसके कहने पर अब तक्षक ने अर्जुन की तरफ देखा तो वो छोटा सा मुंह बनाते हुए बोला, यार मैं परेशान हो गया हूँ अपने डैड से। वो चाहते हैं कि मैं उनका बिज़नेस ज्वाइन करूँ, पर ये बिज़नेस मेरे बस की बात नहीं। तो जा इस रूम की बालकनी से छलांग लगा दे और मर जा। तक्षक ने कहा तो अर्जुन और निर्भय दोनों ही उसकी तरफ देखते रह गए। उनकी हैरानी भरी नज़रें खुद पर पाकर तक्षक एक एटीट्यूड भरी स्माइल के साथ बोला, मेरे लिए मेरा बिजनेस मेरी जान है। मेरे डैड ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी मैं उनके बिज़नेस को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरे लिए मेरा बिज़नेस मेरा जुनून है, और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में वो जुनून बिल्कुल नहीं। तो तुम जी भर और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में वो जुनून बिल्कुल नहीं। तो तुम जी कर भी क्या करोगे? सो जस्ट गो एंड डाई। और अगर मर भी जाओ तो मुझे मत बुलाना, क्योंकि मुझे और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में वो जुनून बिल्कुल नहीं। तो तुम जी कर भी क्या करोगे? सो जस्ट गो एंड डाई। और अगर मर भी जाओ तो मुझे मत बुलाना, क्योंकि मुझे चुट्टू लोग के मरने पर कोई अफसोस नहीं होगा। अर्जुन उसकी बात सुनता ही रह गया
और तक्षक ने टेबल पर रखी हुई शैंपेन की बोतल उठाई और मुंह को लगाकर एक ही सांस में आधी बोतल खत्म कर दी और फिर कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, अचानक ही उसे कुछ अजीब लगने लगा। बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही उसे एक तरह की घुटन सी महसूस होने लगी। ना जाने क्यों उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पाए और वो दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। उसे रुकते हुए देख निर्भय और अर्जुन ने अपनी हैरानी भरी हुई नज़रें उस पर टिका दी। वहीं दूसरी तरफ इससे नीचे वाले फ्लोर पर, बिल्कुल इस रूम के नीचे वाले रूम में, आरजू रोते हुए मना कर रही थी क्योंकि उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई जा रही थी। एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 45 से 50 साल की होगी, वो उसके मुंह को ज़बरदस्ती शराब की बोतल लगा रहा था और आरजू मना कर रही थी, लेकिन फिर भी वो आदमी मान नहीं रहा था। उसने अपने सामने खड़े आदमी को इशारा किया तो उसने आकर आरजू के दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर जिसके हाथ में शराब की बोतल थी, उस आदमी ने आरजू के बालों को पकड़ लिया और बोला, मेरी जान, जब तक जाम नहीं पिएगी तब तक मज़ा कैसे देगी। मन्नत उसका बुरा हाल होते हुए देख रही थी। आज एक बार फिर से आरजू की खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई थी। मन्नत से खूबसूरत होने की वजह से उन लोगों के निशाने पर वो थी और वो लोग उसके साथ बदसलूकी क्या, बेशर्मी की हद पार किए जा रहे थे। उस कमरे में इंसानियत को तार तार किया जा रहा था। आरजू बुरी तरह से तड़प रही थी क्योंकि ज़बरदस्ती उसका मुंह खोलकर उसके मुंह में शराब डाली जा रही थी, जिसके कारण उसे उल्टी होने को थी। लेकिन बेबसी इतनी थी कि वो उल्टी भी नहीं कर सकती थी, वरना उसे ही मारा जाता। उसकी आंखों से भी लाल आंसू बहने को शुरू हो गए थे। मन्नत उसका ये हाल देखकर जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, आप प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। आपको जो भी पिलाना है या जो भी करना है मेरे साथ कर लीजिए। उसकी बात सुनकर वो आदमी बेशर्मी की हंसी हंसा और बोला, लगता है लैला तुझमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, चला पहले तेरी ही गर्मी निकालता हूँ। इतना कहकर उसने मन्नत को उसके बालों से पकड़ा और लगभग खींचते हुए जाकर बेड पर पटक दिया और देखते ही देखते मन्नत के सारे कपड़े बेड से नीचे गिर चुके थे। वो आदमी मन्नत के जिस्म के साथ खेल रहा था और उसे बेड पर जाते हुए देख बाकी सभी आदमी कमरे से चले गए थे, लेकिन आरजू को वहाँ से बाहर नहीं जाने दिया। उसे वहीं पर रुकने के लिए कहा। इस वक्त मन्नत की चीखें और उस आदमी का उसके साथ ज़बरदस्ती करते हुए गुराना आरजू को अंदर तक कांपने पर मजबूर कर रहा था। उसने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपने होठों पर भी अपना हाथ रखते हुए बेइंतहा रो रही थी। मन्नत भले ही उस आदमी के साथ थी, लेकिन उसका दिमाग आरजू में ही अटका हुआ था और वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपना दिमाग चला रही थी। उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई तो उसे सामने टेबल पर एक शराब की बोतल दिखाई दी जो लगभग खाली थी। उसने वो बोतल उठाई और बिना कुछ कहे ही सीधा उस आदमी के सिर पर पटक दी तो उस आदमी की ज़ोर से चीख निकल गई। लेकिन अगले ही पल मन्नत ने फुर्ती से उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया जिससे उसकी चीख उसके अंदर ही दब जाए, और अब उसने जल्दी से एक तकिया उठाकर उसके मुंह पर रख दिया और उसके मुंह को दबाने लगी। अचानक हुए इस हमले के लिए वो आदमी बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि ना ही उसे मन्नत से इस तरह की उम्मीद थी और ना ही वो इस वक्त पूरी तरह से अपने होश में था, और शराब की वजह से वो पहले ही नशे में चकनाचूर था, इसलिए ज़्यादा लड़ नहीं पाया और जल्दी ही उसका दम घुटने लगा और देखते ही देखते उस आदमी के हाथ पैर ढीले पड़ गए। आरजू अपनी फटी हुई आंखों से ये सब कुछ देख रही थी। कांच की बोतल के जब टूटने की आवाज़ आई तो उसने अपना चेहरा बेड की तरफ घुमा लिया था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मन्नत को देख रही थी, जो इस वक्त उन्हीं इंसानों का रूप लिए हुए थी जिनके साथ वो रह रही थी। अगर वो राक्षस थे तो अब वो भी उनकी हद पार कर रही थी।
उस आदमी के ढीले पड़ जाने पर मन्नत ने उसे छोड़ा और फिर जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वो आरजू के पास आई और बोली, चल जल्दी यहाँ से। दीदी आपने ये क्या किया? ये मर जाएगा। वो 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 हमें मार डालेंगे। आपने ये क्यों किया दीदी? वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। वो अटकते हुए बोल रही थी। मन्नत उसे खींच रही थी, लेकिन उसके तो हाथ पैर ही कांप रहे थे। उससे अपना कदम तक नहीं बढ़ाया जा रहा था, पर मन्नत को कोई अफसोस नहीं था। उसने आरजू का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसे देखते हुए बोली, मर जाएगा नहीं, वो आदमी मर चुका है आरजू, और जो होगा मेरे साथ होगा। तेरे साथ अब मैं और कुछ नहीं होने दूंगी। तू चल मेरे साथ। उसकी बात सुनकर भी आरजू ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस कांपते हुए उस आदमी की तरफ देखती रही जो बेड पर लाश बनकर पड़ा था। चलना आरजू, मन्नत ने एक बार और कहा और फिर उसे खींचते हुए दरवाजे तक लेकर आई। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकलकर अपनी नज़र कॉरिडोर में डाली तो इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। शायद उसके वो आदमी भी रंगरलियाँ मनाने ही गए थे। तक्षक को यूं दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर निर्भय और अर्जुन भी उसके पास आ चुके थे। उन्होंने उससे पूछा तो वो निर्भय की तरफ देखते हुए बोला, तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या? मुझे बड़ी बेचैनी सी लग रही है, ना जाने जैसे कुछ होने वाला है। उसकी बात सुनकर निर्भय ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्जुन ज़ोरों से हंसने लगा और बोला, लगता है आधी बोतल चढ़ गई है तुझे। यू शट अप मोरॉन, आई एम फीलिंग रेस्टलेस। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा और फिर वहाँ से लिफ्ट की तरफ चला गया तो निर्भय और अर्जुन हैरानी से उसे देखते रहे। मंगल उस रईस आदमी के आदमियों के साथ बैठा दारू पी रहा था और मन्नत और आरजू उस कमरे से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ आ चुकी थी। वो नीचे आए तो उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें जाना कहाँ है, क्योंकि वो होटल बहुत बड़ा था और वहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। पर आज मन्नत को हिम्मत नहीं हारनी थी। वो किसी तरह आरजू को लेकर बाहर आई, लेकिन तभी उन्हें कुछ आदमियों के ज़ोरों से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो उस आवाज़ को पहचान सकती थी, क्योंकि इसमें मंगल की आवाज़ भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। इस वक्त वो पार्किंग एरिया में थी और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो आरजू का हाथ पकड़कर गाड़ियों के पास छुपकर समझने की कोशिश करने लगी कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसी वक्त बेचैन होता हुआ तक्षक वहाँ पर आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन उसे पहले ही उसका फ़ोन बजा तो दरवाज़ा खोलकर वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा ही फ़ोन पर बात करने लगा। यार प्लीज़ निर्भय, मुझे परेशान मत कर, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अभी बस मेरी बेबी डॉल के पास जाना है। इतना कहकर उसने जल्दी से फ़ोन काटा और फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। ए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? जैसे ही मन्नत के कानों में आवाज़ सुनाई दी, उसने घूमकर पीछे की तरफ देखा तो सामने मंगल खड़ा था। उसकी सांसें सूखने लगी, लेकिन पलक झपकते ही वो जल्दी से होटल के अंदर की तरफ भाग गई तो मंगल भी उसके पीछे पीछे भागा। लेकिन अंदर आते ही उसे मन्नत कहीं दिखाई नहीं दी। अंदर आते ही मन्नत उस तरफ भागी जहाँ से वो बाहर आई थी। इस वक्त वो एक लिफ्ट में थी और घबराई हुई मन्नत ने लिफ्ट में आते ही सारे बटन दबा दिए थे और इस वक्त वो सीधा टॉप फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। वो जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकली, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अब वो कहाँ जाए। वहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा था, तो वो बस उसी कमरे के अंदर चली गई। इस वक्त उस कमरे में और कोई नहीं था सिवाय अर्जुन के। अर्जुन ने जब अपने सामने एक लड़की को इस तरह से देखा तो हैरान रह गया। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और उसके पास आया। वहीं दूसरी तरफ तक्षक की गाड़ी शेखावत मैंसन में पहुंच चुकी थी और उस गाड़ी से बाहर निकलकर तक्षक घर के अंदर भी जा चुका था। लेकिन उसके गाड़ी से बाहर निकलते ही किसी की घुटी घुटी सांसों की आवाज़ उस गाड़ी के अंदर सुनाई देने लगी और पीछे डिक्की पर एक पल्लू बाहर की तरफ लटक रहा था। मंगल आरजू और मन्नत को ढूंढता हुआ उस होटल के हर एक कोने में चक्कर लगा चुका था, लेकिन अभी तक उसे ना ही मन्नत मिली ना ही आरजू।
उसे मन्नत और आरजू से ज़्यादा चंदाबाई की फिक्र हो रही थी। अगर उसे पता चलेगा कि मन्नत और आरजू दोनों उसके हाथ से निकल गईं और वो भी इतने बड़े रईस आदमी को जान से मारकर, तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। उसके सामने उस आदमी की लाश पड़ी थी जिसे अब उसे ठिकाने भी लगाना था और मन्नत और आरजू का पता भी लगवाना था। बस एक बार वो दोनों उसके हाथ आ जाएं, उसके बाद तो वो उन्हें ऐसी सज़ा देने वाला था कि दोनों की रूह कांप जाए। वो बस उन्हें सज़ा देने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन इसके लिए उसे किसी भी हालत में मन्नत और आरजू दोनों चाहिए थी। उसने अपने सारे आदमी उन दोनों का पता लगवाने के लिए लगा दिए थे। वहीं टॉप फ्लोर के उस कमरे में अर्जुन मन्नत के पास आया और उससे बोला, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? इससे पहले कि वो अर्जुन को कोई जवाब देती, वो बेहोश हो गई। लेकिन वो नीचे गिरती उससे पहले ही अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और बिस्तर पर ले गया। अब वो एकटक अपने सामने बिस्तर पर लेटी हुई मन्नत को देख रहा था। सुबह का वक्त शेखावत मैंशन अति जशन के साथ गार्डन एरिया में थी और दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे। अभी अभी दोनों अपने रूम में भी एक एक्सरसाइज करके आए थे, जिसका निखार अति के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। वो थकी हुई थी, लेकिन फिर भी जशन उसे अपने साथ लेकर आया था एक्सरसाइज के लिए। वो उसका एक भी दिन मिस नहीं करवाता था। जैसा फिट एंड फाइन वो खुद था, वैसे ही उसे अपनी बीवी भी चाहिए थी। अति नीचे ज़मीन पर लेटी हुई थी और जशन उसके ऊपर झुका हुआ पुशअप कर रहा था और अति उसे घूर कर देख रही थी, कैसे उसके जशन जी ने मैट की जगह उसे नीचे बिछा रखा था। प्लीज़ जशन जी साइड हटिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। आपको पता है ना मुझे तक्षक के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। कल रात को भी उसका मूड खराब था, वो परेशान होते हुए बोली। लगभग पिछले 1 घंटे से वो यूं ही उसके नीचे लेटी हुई थी और उसके पुशअप काउंट कर रही थी। जशन उसकी बात सुनकर पुशअप लगाते हुए ये बोला, अच्छा एमबी की तो बड़ी चिंता है तुम्हें, और मेरे मूड की तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं होती। मेरा मूड कब खराब होने पर तो तुमने कभी नहीं कहा कि मैं आपका मूड ठीक कर दूं। अति उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई और उसके चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए बोली, क्योंकि मैं आपका मूड खराब करने के लिए बनी हूँ। अगर तुम यूं ही मुझे परेशान करती रही तो मूड खराब का नहीं पता, लेकिन मूड बन जरूर जाएगा। जशन ने उसकी उंगली को अपने गालों पर महसूस करते हुए कहा तो अति ने अब और भी ज़्यादा उसके चेहरे को सहलाना शुरू कर दिया। जशन मुस्कुराते हुए पुशअप कर रहा था। उसकी बेबी डॉल उसका टेस्ट ले रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अगर उसकी सटक गई तो फिर उसके जशन जी यही गार्डन में शुरू हो जाएंगे और फिर वो खुद शर्म से पानी पानी होते हुए यहाँ से भागती हुई जाएगी। साइड टेबल पर रखा हुआ जशन का फ़ोन बजा तो अति ने ब्लूटूथ से फ़ोन रिसीव करवाया और जशन पुशअप करते हुए ही फ़ोन पर बात करने लगा। अभी तो शेर जंगल में आया ही नहीं और पहले ही जंगल में दहलका हो गया। खैर अच्छा है, जो हो रहा है होने दो, फिलहाल तो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई पंछी अपनी चोंच ज़्यादा हिलाए तो कर देना शिकार। उसने ऑन कॉल ही मुस्कुराते हुए कहा और फिर अति को इशारा किया तो उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटने के बाद जशन ऊपर उठा तो अति भी उठी और फिर टॉवल लेकर उसका पसीना साफ करने लगी। आप क्या करने की सोच रहे हैं? अति ने पूछा तो जशन ने उसकी तरफ देखा और बोला, चिल बेबी डॉल, ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में तुम्हें सोचना पड़े। आप और आपकी बातें, अति ने चिढ़ते हुए कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन अभी वो कुछ ही दूरी पर गई थी कि उसके कदम रुक गए। इस वक्त वो तक्षक की गाड़ी के पीछे खड़ी थी और उसका ध्यान डिक्की से निकल रहे पल्लू की तरफ था, जिसे देख वो डर गई। जशन जी, उसने जशन को आवाज़ लगाई तो अपना प्रोटीन शेक पी रहे जशन ने अपना चेहरा घुमाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर उसे यूं कांपते हुए खड़ा देखकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, क्या हुआ बेबी डॉल? लेकिन अति ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी नज़रें अभी भी उसी पर टिकी हुई थी। जशन ने भी नज़रें वहाँ डाली तो किसी का पल्लू डिग्गी से लटकता हुआ देख उसे भी अजीब लगा। उसने साइड रूम से गाड़ी की कीज़ मंगवाई और फिर गाड़ी को अनलॉक कर डिग्गी ओपन की तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अति अभी भी सुन्न सी अपनी जगह पर खड़ी थी,
लेकिन जैसे ही डिक्की खुली उसके कदम लड़खड़ा गए। जसन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, वरना वो गिर जाती। जसन जी, ये वो डिग्गी के अंदर देखते हुए बोली। कुछ देर बाद शेखावत मैंसन के एक कमरे में बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई थी और वो अभी बेहोश थी। डॉक्टर अभी अभी उसका चेकअप करके गए थे और डॉक्टर ने जो कुछ बताया उसे सुनकर अति की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जसन उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था और वो उसके सीने से लगी हुई रोए जा रही थी। आज एक बार फिर से उसके सामने एक लड़की उसी हालत में थी जिसमें कभी वो थी। उसकी उम्र भी वही थी जिस उम्र में अति उस काले दलदल में फंसी चुकी थी। उसकी उम्र भी वही थी जिस उम्र में अति उस काले दलदल में फंस चुकी थी, और वो लड़की उसकी हालत में नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा बदतर हालत में। कम से कम उसके साथ वो सब तो नहीं हुआ था जिसे सोचकर ही किसी का दिल कांप जाए, लेकिन उस लड़की का तो जिस्म ही बता रहा था कि ना जाने उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। अति को उसके जसन जी ने ना बचाया होता तो पता नहीं उसका क्या होता, मगर इस मासूम पर रहम करने में ईश्वर ने थोड़ी देर कर दी थी। अब उस लड़की के साथ और क्या क्या हुआ था ये तो बाकी चेकअप के बाद पता चलने वाला था, लेकिन डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि उसका बहुत बार रेप हुआ है। सिर्फ रेप ही नहीं, उसके साथ और भी ज़्यादा दरिंदगी की गई है, जो उसके जिस्म पर हुए जख्मों को देखकर ही पता चल रहा था। वहीं जब अति चुप नहीं हो रही थी तो जसन ने उसे वहाँ से ले जाना चाहा, लेकिन अति वहाँ से नहीं गई और जसन की तरफ देखते हुए बोली, मुझे यहीं पर रुकना है जसन जी, प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। दोनों फिलहाल सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहे थे। तक्षक की गाड़ी में उस लड़की का होना उन्हें और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। उन्हें अपने बच्चे पर पूरा यकीन था कि किसी लड़की को इस तरह से मोलेस्ट करना तो दूर, वो किसी लड़की की मर्जी से भी उसके करीब नहीं जाएगा जब तक वो उससे शादी नहीं कर ले। भले ही उनकी औलाद जितनी मर्जी एटीट्यूड और एरोगेंस से भरी हुई हो, लेकिन उसमें संस्कार भी उतने ही थे। पर फिर भी जसन ने अपने तरीके से सब कुछ पता लगाना शुरू कर दिया था। उसने सबसे पहले पता लगाया कि कल तक्षक कहाँ कहाँ पर गया था, तो उसे पता चला कि रात को तक्षक द ताज पैलेस में गया था। उसके बाद जसन ने वहाँ के पार्टी एरिया की रिकॉर्डिंग मंगवाई, जिससे साफ हो चुका था इस लड़की को किसी और लड़की ने तक्षक की कार में बिठाया था और इसके साथ एक लड़की और भी थी। दोनों ही लड़कियों के हाव भाव से पता चल रहा था कि दोनों ही हद से ज़्यादा डरी हुई थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा था। अब जसन उस लड़की के बारे में भी पता लगवा रहा था। जसन को जल्दी से जल्दी उन दोनों के बारे में सब कुछ पता लगाना था, लेकिन उसके लिए उनके सामने बेहोश पड़ी हुई उस मासूम सी दिखने वाली लड़की का होश में आना ज़रूरी था। एक सर्वेंट ने आकर जसन को बताया कि तक्षक अपने रूम से बाहर आ चुका है और अति को ढूंढ रहा है, तो जसन ने अति को बाहर चलने के लिए कहा। वैसे भी अभी वो लड़की भी बेहोश थी, तो उसे होश में आने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। अति उसे छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी और उसे यूं देखकर जसन को उस लड़की से ज़्यादा अति की चिंता हो रही थी। वो अपनी बेबी डॉल को स्ट्रेस कैसे लेने दे सकता था। जसन उसे लेकर हॉल में आ गया था, जहां तक्षक उसका इंतज़ार कर रहा था। जिस कमरे में आरजू थी उसका साथ वाला कमरा ही तक्षक का था, लेकिन वो उस कमरे की तरफ कम ही जाता था, इसलिए उसे पता नहीं चला। अति को अपने सामने देखते ही तक्षक जल्दी से उसके पास आया और उसके गले लगते हुए बोला, कहाँ थी तुम बेबी डॉल? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। एमपी परेशान कर रहे थे ना तुम्हें? इन्हें तो और कोई काम ही नहीं है, तक्षक बोल रहा था, लेकिन अति उसे कोई जवाब ही नहीं दे पा रही थी। और उसे यूं देखकर जसन ने तक्षक की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी बेबी डॉल की तबीयत आज सही नहीं है। तक्षक अब अति की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ तुम्हें बेबी डॉल? ऐसे कैसे तबीयत सही नहीं है?
और आपने डॉक्टर को बुलाया या नहीं? मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, अति ने कहा और फिर वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई। तो तक्षक बस उसे हैरानी से जाता देखता रह गया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसकी बेबी डॉल ऐसे उसके सामने से चली जाए। जशन भी जब उसके पीछे पीछे चला गया तो तक्षक की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो उनके पीछे जाने लगा, लेकिन फिर अचानक ही रुक गया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आह! पलके फड़फड़ाते हुए बिस्तर पर लेटी हुई आरजू ने दर्द भरी आह भरी तो अपने कमरे तक पहुंच चुके तक्षक के कदम अचानक से रुक गए। उसे एक बार फिर से बेचैनी महसूस होने लगी। उसने अपने आसपास देखा, जहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बेहद करीब हो। आरजू ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। पूरी रात वो डिक्की में रही, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी सिकुड़ कर रह गई थी और पिछले दिनों उसके साथ जिस तरह से मारपीट की गई थी, उसके बाद उसकी बॉडी का हर एक अंग जख्म से भरा हुआ था, सिर्फ हाथों और चेहरे को छोड़कर। उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक आलीशान कमरे में पाकर वो हैरान रह गई और फिर जल्दी से उठकर बैठ गई। हालांकि उठकर बैठने में ही उसकी जान निकल गई थी। उसकी कमर में बेहिसाब दर्द हो रहा था और उस दर्द को महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली। उसने खुद की तरफ देखा तो उसके कपड़े भी बदले हुए थे, क्योंकि अति ने उसके कपड़े बदल दिए थे। उसने जल्दी से खुद को खुद की बाहों में समेट लिया और सोचने लगी कि वो यहाँ कैसे आई। तो कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उस आदमी की लाश और फिर मन्नत का उसे वहाँ से लेकर भाग जाना। उसके बाद मन्नत का ज़बरदस्ती उसे उस गाड़ी की डिक्की में डाल देना और फिर उसकी सांसों से हुई लड़ाई और फिर आखिर में बेहोश हो जाना। वो डर से बुरी तरह सहम गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आरजू अपनी जगह से उठकर बैठ गई थी और बुरी तरह से कांप रही थी। कल रात जो कुछ भी हुआ उसे सब कुछ याद आ रहा था और उसे सब के बारे में सोच सोच कर उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगने लगा था। उसने अपने आसपास एक बार फिर से देखा तो दिखने में वो कमरा बेहद आलीशान था। वो यहाँ कैसे आई, फिलहाल उसके दिमाग में यही चल रहा था। और मन्नत मन्नत दीदी कहाँ है, वो खुद से ही बोली और फिर एक बार फिर से अपने आसपास देखने लगी। उसे अपने आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, मन्नत भी नहीं। तो वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ देखने लगी जहाँ दरवाज़ा था। उसने दरवाजे से अपना चेहरा हल्का सा बाहर निकाला और जैसे ही बाहर की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त वो किसी महल में हो। उसकी सांसें सूखने लगी इतना आलीशान घर देखकर, क्योंकि आज तक उसने यही देखा था कि जितनी ज़्यादा रईसी हो उतनी ही ज़्यादा दरिंदगी होती है। उससे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन अब उसे यहाँ से भागना था। उसे यहाँ से भागकर बहुत दूर चले जाना था, जहाँ पर उन गंदे लोगों की परछाई तक ना उसके पास आए। लेकिन उसकी बॉडी भी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी पूरी बॉडी इस वक्त दर्द से करहा रही थी, पर कांपते हुए कदमों से वो आगे बढ़ी तो उसकी धड़कन और भी ज़्यादा तेज हो गई, क्योंकि वहाँ पर किसी और के कदमों की आहट भी उसे सुनाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर एक बार फिर से पसीने से भरने लगा और वो बुरी तरह से कांपने लगी। उसे रोना आ रहा था, लेकिन उसने अपने होठों पर अपना हाथ रखा हुआ था ताकि उसकी सिसकियों की आवाज़ भी किसी को सुनाई ना दे। मन्नत दीदी कहाँ हैं आप, वो रोते हुए मन ही मन बोली। उसे मन्नत की भी बहुत फिक्र हो रही थी। प्लीज़ आप मेरे पास आ जाओ, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ पर ऐसे गंदे लोग बिल्कुल ना हो, वो रोते हुए बोल रही थी और रोने की वजह से उसकी आंखों में धुंधलापन आने लगा था। उसका सिर भी तेज़ी से दर्द हो रहा था, क्योंकि कल सुबह से ही उसने कुछ नहीं खाया था और कुछ दिनों से वो वैसे भी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जशन अति के पीछे पीछे अपने कमरे में आया और उसके सामने आकर बेड पर बैठ गया, लेकिन अति ने उसकी तरफ नहीं देखा,
क्योंकि इस वक्त उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही रिएक्ट करे। एक तरफ उस बच्ची का दर्द और दूसरी तरफ उसकी अतीत की यादें उसे मानसिक तौर पर कमज़ोर कर रही थी। और सबसे ज़्यादा जो बात उसे परेशान कर रही थी वो थी तक्षक की गाड़ी में उस लड़की का होना। जसन ने उसका हाथ पकड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम ही इस तरह कमज़ोर पड़ जाओगी तो उस लड़की को कौन संभालेगा बेबी डॉल? तुमने देखी ना उसकी हालत। इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। उसकी हालत देखकर ही तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उस लड़की के पास जाने की। जशन जी, कैसे लोग इतने जानवर बन जाते हैं? क्या उनकी रूह नहीं कांपती किसी को दर्द देने से पहले? आपने देखा ना क्या हालत है उस लड़की की? अति भी रोते हुए बोली। तो जसन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, तुम तो मेरी स्ट्रॉन्ग बेबी डॉल हो ना, तो तुम ऐसे कैसे कमज़ोर हो सकती हो? अभी वो दोनों बातचीत कर रहे थे कि अचानक से बाहर से एक तेज़ आवाज़ आई, जैसे कुछ बहुत बड़ा गिरा हो। सिर्फ कुछ पल पहले तक्षक अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आसपास है और उसे उसकी ज़रूरत है। कोई दिल से उसे अपने पास पुकार रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपने कमरे में जाता जाता ही रुका और सीढ़ियों की तरफ आया ताकि नीचे आ सके। वो बाहर जाना चाहता था क्योंकि अब घर पर उसका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास आया उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे से भागता हुआ सीढ़ियों तक आ रहा है। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा, किसी से उसकी टक्कर हो गई और वो लड़की जो भागते हुए सीढ़ियों तक आई थी वो भी खुद को संभाल ना पाई और दोनों एक साथ लड़खड़ा गए, जिससे दोनों के ही हाथ एक दूसरे पर कस गए और फिर दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में समेटे हुए सीढ़ियों से नीचे गिरने लगे। तक्षक कभी सीढ़ियों पर ऊपर हो रहा था तो कभी नीचे। उसकी बाहें आरजू की कमर पर कसी हुई थी और आरजू भी कभी ऊपर हो रही थी तो कभी नीचे। उसके हाथ तक्षक के सीने पर थे। दोनों के चेहरे एक दूसरे को साफ नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि आरजू का दुपट्टा उसके चेहरे के ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे वो दुपट्टा उसके चेहरे से नीचे सरकने लगा और तक्षक की नज़रें आरजू के चेहरे पर अपनी जगह बना रही थी। उसका वो खूबसूरत सा चेहरा, झील सी आंखें जो आंसुओं से लबालब भरी हुई थी, छोटी सी नाक जो रोने की वजह से बेहद लाल हो चुकी थी और नाक में पहना हुआ ब्लैक कलर का छोटा सा स्टड, हल्के उभरे हुए होंठ जो इस वक्त कांप रहे थे। वो एकटक उसे देखता ही रह गया। लेकिन अगले ही पल जब उसने महसूस किया कि आरजू पूरी की पूरी उसकी बाहों में सिमटी हुई है और उससे टच हो रही है, तो उसका चेहरा भी गुस्से से कांपने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और अब वो दोनों नीचे उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और अब वो दोनों नीचे पहुंच चुके थे। बिना उसकी परवाह किए तक्षक ने उसे खुद से झटका देते हुए अलग किया और उठकर खड़ा हो गया। इतने में ही जशन और अति भी वहां पर पहुंचे और अपनी हैरानी भरी आंखों से उन दोनों को देखने लगे। तक्षक तो बेहद आसानी से उठ गया था। कारपेट बिछा होने की वजह से उन दोनों को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन आरजू का पहले से ही जख्मी शरीर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसे उठने में भी मुश्किल हो रही थी। तो अति ने जल्दी से उसे संभाला। अति को अपने पास देखकर वो पीछे हट गई, लेकिन अति ने उसके पीछे हटने के बावजूद भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। तो आरजू अपनी आंसुओं से लबालब भरी आंखों से उसे देखने लगी। हू द हेल आर यू? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? हो कौन तुम और यहाँ कैसे आई? तक्षक गुस्से से गरजते हुए बोला तो जसन ने उसे घूर कर देखा, लेकिन तक्षक इस वक्त बेहद गुस्से में था। अगर कोई गलती से भी उसकी चीज़ को छू ले तो वो चीज़ को आग लगा देता था।
लेकिन अब तो पूरा खुद का खुद उसे टच होता हुआ सीढ़ियों से गिरता हुआ आया था। आरजू उसके इस तरह चीखने से और भी ज़्यादा सहम गई और रोते हुए उसे देखने लगी, जबकि अति उसे अपनी बाहों में समेट रही थी। उसने तक्षक की तरफ देखा, लेकिन तब तक्षक उसकी तरफ नहीं देख रहा था। ऊपर से अति का उसे अपनी बाहों में समेट लेना तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। उसने आरजू का हाथ पकड़कर उसे अति की पकड़ में से निकाला और फिर उसे खींच कर खड़ा किया तो आरजू दर्द से करहा उठी। वो नीचे गिरने को हुई, लेकिन उससे पहले ही तक्षक उसे ज़ोर से खींचते हुए दरवाजे तक लेकर जाने लगा। तक्षक! अति और जसन दोनों एक साथ बोले तो तक्षक ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखा। आज पहली बार उन्होंने उसे इस तरह गुस्से से नाम लेकर बुलाया था। अब तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था आरजू पर। उसने उसकी कलाई को बेहद बेरहमी से पकड़ा हुआ था। आरजू में चलने की भी हिम्मत नहीं थी और अब तो तक्षक उसे खींचते हुए लेकर जा रहा था तो उसके जिस्म का अंग अंग दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। अति जल्दी से आगे बढ़कर तक्षक के हाथों से उसका हाथ छुड़वाते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो क्या तक्षक? ये किस तरह बदतमीजी से पेश आ रहे हो तुम? अति के इस तरह उस पर चिल्लाने से तो अब तक्षक के गुस्से की सारी हदें टूट चुकी थी। वो और भी ज़्यादा गुस्से से आरजू की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मेरी बेबी डॉल मुझ पर गुस्सा कर रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तो मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। इंसान है वो, कोई चीज़ नहीं जिसे तुम जलाकर राख कर दोगे। अब जसन गुस्से से चिल्लाया तो तक्षक बस उसे देखता रह गया। पर आज तक्षक का गुस्सा शांत नहीं होने वाला था। वो दांत पीसते हुए आरजू की तरफ देखकर बोला, चाहे कोई चीज़ हो या इंसान, अगर कोई मुझे छूने की हिम्मत करेगा तो उसे आग में ही जलना होगा। एमपी, इस वक्त उसे आरजू की हालत दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल ठीक था। जख्म तो बाकी जिस्म पर थे और अति ने उसे जो कपड़े पहनाए थे वो उसे पूरी तरह से ढक रहे थे। पर शायद वो सब देखकर भी तक्षक का गुस्सा शांत नहीं होता। आई हैव टू टेक ए बाथ, तक्षक फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला और फिर जल्दी से अपने कमरे की तरफ चला गया। लेकिन जाते जाते वो आरजू को बुरी तरह से घूर कर गया। आरजू के साथ किए उसके बर्ताव से जशन और अति को इतना तो कन्फर्म हो गया था कि वो आरजू को जानता बिल्कुल भी नहीं। अब उन्होंने आरजू की तरफ देखा, जो डरते हुए उनकी तरह ही देख रही थी। उसकी आंखों में लबालब आंसू भरे हुए थे। मैं सच में नहीं जानती मैं यहाँ कैसे आई। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप उनको कह दीजिएगा कि मैंने गलती से उन्हें टच कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। वो रोते हुए अति की तरफ देखते हुए बोली तो अति की आंखें भी आंसुओं से भर गई, जिसे ज़बरदस्ती छूने से पहले उसकी इजाज़त तक नहीं ली। जिसे ज़बरदस्ती छूने से पहले उसकी इजाज़त तक नहीं ली जाती। उसने गलती से किसी को छू लिया तो उसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है। अपनी बात कहकर आरजू वहाँ से जाने लगी, लेकिन अति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया तो आरजू पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। अति उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, आज से तुम यहीं रहोगी। उसकी बात सुनकर आरजू के साथ साथ जसन भी हैरान रह गया। अपनी बात कहकर आरजू वहाँ से जाने लगी, लेकिन अति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया तो आरजू पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। अति उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, आज से तुम यहीं रहोगी। उसकी बात सुनकर आरजू के साथ साथ जसन भी हैरान रह गया था। वो अति की तरफ देखते हुए बोला, बेबी डॉल, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही अति बिना उसकी तरफ देखे ही बोली, मैंने फ़ैसला ले लिया है जसन जी। उसकी बात सुनकर जसन उसके पास आया
और उसके कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, अगर तुमने फैसला ले लिया है तो ठीक है। उसके बाद उसने एक सर्वेंट को इशारा किया और फिर आरजू को उसके कमरे में लेकर जाने के लिए कहा। आरजू उन दोनों को हैरानी से देख रही थी तो अति ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो एंजल, यहाँ तुम बिल्कुल सेफ हो। आज पहली बार किसी ने आरजू से इतने प्यार से बात की थी। एक मन्नत ही थी जो उसे ढंग से बात करती थी, उससे प्यार से बात करती थी, उसकी फिक्र करती थी। लेकिन अति जिस तरह से उससे प्यार से बात कर रही थी उसका वो तरीका तो बिल्कुल ही अलग था। वो अति की तरफ देखते हुए बोली, पर वो अभी अभी जो यहाँ पर थे वो गुस्सा करेंगे। उसकी बात सुनकर अति मुस्कुराई और बोली, उसकी फिक्र मत करो, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। उसकी बात सुनकर आरजू ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर उस सर्वेंट के साथ ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद अति ने जसन की तरफ देखा और बोली, आपको मेरा फैसला सही नहीं लग रहा क्या? नहीं, मुझे तुम्हारे फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तक्षक के बारे में सोचकर मुझे परेशानी हो रही है। तुम जानती हो अभी उसने एंजल के साथ कैसे बिहेव किया। अगर दोबारा वो एंजल को घर में देखेगा तो न जाने कैसे ही रिएक्ट करेगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। पर उसके गुस्से के लिए हम एंजल को तो ऐसे नहीं जाने दे सकते ना जाने वो लोग उसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। और आप तो जानते हैं कि ये लोग कितने गंदे होते हैं। एक बार अगर इनके हाथों से कोई लड़की निकल जाए तो ये पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं और फिर उसका और भी ज़्यादा बुरा हाल करते हैं। लेकिन अब मैं एंजल को कुछ नहीं होने दे सकती। अति की बातें सुनकर जसन मुस्कुराया और बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी डॉल। कहते हुए उसने बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया। आरजू सीढ़ियों तक आ गई थी, लेकिन तभी उस सर्वेंट का फ़ोन बजा तो अपना फ़ोन रिसीव करने के लिए वो दूसरी तरफ चली गई। लेकिन आरजू वहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसलिए वो खुद ही कमरे की तरफ बढ़ गई। तक्षक का कमरा उसके कमरे के बिल्कुल साथ ही था और जिस वक्त वो कमरे से बाहर आई थी उस वक्त इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उसने कमरे पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अब वो गलती से तक्षक के कमरे की तरफ बढ़ गई और अंदर चली गई। वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उसने उस कमरे के इंटीरियर पर भी ध्यान नहीं दिया। कमरे में आने के बाद तक्षक सीधा बाथरूम में चला गया था। उसने किसी भी चीज़ को टच तक नहीं किया, बस अपने कपड़े उतारे और शावर के नीचे खड़ा हो गया। इस वक्त उसने सिर्फ जॉकी पहन रखी थी। आरजू कमरे के अंदर आई और बेड पर जाने ही लगी कि उसे दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ें आने लगीं, जैसे कहीं पानी गिर रहा हो। उसने बाथरूम की तरफ देखा तो सोचा शायद बाथरूम में पानी खुला हो, इसलिए वो बिना कुछ ज़्यादा सोचे बाथरूम की तरफ ही चली गई। तक्षक शावर के नीचे अपना सिर झुकाकर खड़ा था और उसने अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखा हुआ था। उसके सामने अभी भी वो पल घूम रहा था जब वो आरजू को अपनी बाहों में समेटे सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी और चेहरा भी गुस्से से कांप रहा था। अपने गुस्से को शांत करने के लिए ही वो शावर के नीचे आकर खड़ा हो गया था। बाथरूम का दरवाज़ा खुला और आरजू अंदर आई। वो बाथरूम इतना बड़ा था कि वहाँ पर एक पूरा 2 BHK फ्लैट बनाया जा सकता था। इतने बड़े बाथरूम को देखकर वो हैरान रह गई। वो बाथरूम टर्किश स्टाइल में था और अपने आप में लग्जरी की मिसाल था। लेकिन अब पानी की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो गई थी तो वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगी। इस वक्त जहाँ पर तक्षक खड़ा था वहाँ कांच की दीवार से बना हुआ शावर एरिया था, जहाँ बाहर से अंदर का कुछ दिखाई नहीं देता था। आरजू को पानी की आवाज़ वहाँ से आ रही थी तो वो पानी बंद करने के लिए अंदर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने अंदर पैर रखा उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो चीख उठी। उसकी चीख सुनकर तक्षक ने भी पलटकर पीछे की तरफ देखा और आरजू को देखकर उसका चेहरा और भी ज़्यादा गुस्से से कांपने लगा। वो उसकी तरफ बढ़ा
लेकिन पानी होने की वजह से उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिरने लगा। आरजू ने अपना हाथ देकर उसे बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहाँ पर भी पानी गिरा हुआ था, तो वो भी उसके ऊपर ही गिर गई और अगले ही पल दोनों ज़मीन पर थे। लेकिन तक्षक नीचे था और आरजू उसके ऊपर। तक्षक के हाथ आरजू की कमर पर थे और उसकी नज़रें आरजू के चेहरे पर टिकी हुई थी। आरजू की वो डर से गर्म होती सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो मैं बस, वो कुछ कहने को हुई। उससे वो मैं बस, वो कुछ कहने को हुई। उससे बोला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि इस वक्त वो तक्षक के ऊपर थी और उसका चौड़ा सीना उसकी आंखों के बिल्कुल सामने था। उसके हाथ उसके सीने पर ही टिके हुए थे। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही तक्षक गुस्से से बोला, तुम तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने मना किया था ना कि मुझे या मेरी चीज़ को गलती से भी मत छूना। उसकी बात सुनकर आरजू की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, मैंने किसी को नहीं छुआ, मैं गलती से गिर गई और गिरे तो आप भी हैं ना। लेकिन ये मेरा बाथरूम है, मैं चाहे गिरूं चाहे यहीं ज़मीन पर सोऊं, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे बाथरूम में कर क्या रही हो, और मैंने तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए कहा था, तो अब तक तुम यहाँ पर क्यों हो? उसकी बात सुनकर अब आरजू का रोना और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो रोते हुए बोली, मैं खुद यहाँ पर नहीं रुकी, मुझे नीचे जो सुंदर सी आंटी है उन्होंने रोक लिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेबी डॉल की तारीफ करने की? वो सिर्फ मेरी बेबी डॉल है। अच्छा, उनका नाम बेबी डॉल है क्या? उनका नाम भी उनकी तरह ही खूबसूरत है। आरजू अपने ही धुन में बोले जा रही थी और तक्षक उसकी बातें सुन गुस्सा हो रहा था। वो गुस्से में बोला, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई? दरवाजे से। आरजू ने उसके सवाल का जवाब दिया तो तक्षक अब और भी ज़्यादा चिढ़ गया। वो अभी भी नीचे ज़मीन पर था और आरजू उसके ऊपर। अब वो उसे गुस्से से देखते हुए बोला, हटो मेरे ऊपर से वरना यहीं से बाहर फेंक दूंगा। उसकी वार्निंग सुनकर आरजू जल्दी से उसके ऊपर से खड़ी होने लगी, लेकिन जैसे ही उसने खड़ी होने की कोशिश की, उसकी एकदम तेज आह निकल गई, क्योंकि उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया था। शायद उसे कमर में मोच आ गई थी। उसकी आवाज़ सुनकर तक्षक ने उसे हैरानी से देखा, क्योंकि उसके आंसू अब और भी ज़्यादा तेज हो गए थे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? ना जाने क्यों उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका था। आरजू उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे कमर पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसने कहते हुए अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ था, तो तक्षक ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, यहाँ पर। उसकी उंगलियों का दबाव अपनी कमर के निचले हिस्से पर महसूस कर आरजू एक बार और दर्द से करहा उठी। उसका दर्द में करहाना ना जाने क्यों तक्षक को इतना बेचैन कर रहा था। उसने आराम से उसका हाथ पीछे की तरफ हटाया और फिर उस जगह पर पूरी तरह से अपना हाथ रख दिया और उसे धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, शायद तुम्हें बैक स्प्रेन हो गया है। डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर आरजू हैरानी से उसे देखने लगी। अभी तक ये शख्स उसे ज़िंदा जलाने की बात कर रहा था और अभी उसकी फ़िक्र करने लगा। आखिर करता कैसे ना, जसन और अती की औलाद जो था। लेकिन तक्षक का उसे कमर के नीचे छूना उसे अलग ही एहसास दे रहा था। उसकी धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगी थी। तक्षक ने आरजू की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने साथ ही खड़ा किया और फिर अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो आरजू इस बार और भी ज़्यादा दर्द में चिल्लाई। उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा दर्द से जूझ रहा था, लेकिन उसके ज़ख्मों को तक्षक को दिखाई नहीं दे रहे थे, पर उनका दर्द शायद उसे महसूस हो रहा था, इसलिए उसका गुस्सा कम हो चुका था। वो उसे गोद में लेकर बाहर आने लगा और इन सब में आरजू का हाल बुरा होने लगा। तक्षक की ब्रॉड चेस्ट उसके सामने थी, लेकिन ना वो उस पर अपने हाथ रख पा रही थी और ना ही उससे अपनी नज़र हटा पा रही थी।
अगर वो गलती से भी उसके सीने पर हाथ रख देती तो शायद तक्षक उसे गोद से सीधा नीचे गिरा देता, लेकिन उसकी नज़रें उसकी चेस्ट पर टिकी हुई थी। पर उसे नीचे गिरने से डर लग रहा था, तो उसने हल्का सा उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया। तो तक्षक ने उसे घूर कर देखा। उसकी घूरती हुई नज़र खुद पर पाकर आरजू मासूमियत से बोली, सॉरी, मैं आपको टच करना नहीं चाहती, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊं। वो बोलते हुए भी डर रही थी कि कहीं तक्षक उसे सच में नीचे ना गिरा दे। लेकिन जब तक्षक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रख सकती हो, तो वो एकदम हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और धड़कन और भी ज़्यादा तेज, क्योंकि तक्षक का सीना इस वक्त किसी गर्म भट्टी की तरह जल रहा था और उसके हाथ एकदम बर्फ़ की तरह उस पर पिघल रहे थे।